हेलो प्यारे बच्चों, वेलकम टू द एपिसोड 5th ऑफ आवर चैनल, जिसका नाम है, टॉपिक का जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो है लिबरल नेशनलिज्म। तो लिबरल नेशनलिज्म एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि इससे कई बार क्वेश्चंस आ चुका है आपके आरबीएसई और सीबीएसई बोर्ड दोनों के अंदर। ठीक है, वो भी 3 मार्क्स का या 5 मार्क्स का। ठीक है, तो अब समझते ये टॉपिक जरा कि लिबरल नेशनलिज्म आखिर क्या है, किस बारे में ये बताया। तो लिबरल नेशनलिज्म जो है वो स्टार्ट किया था एक न्यू मिडिल क्लास ने। ये न्यू मिडिल क्लास एमर्ज हुई थी यूरोप के अंदर, जिसको अपन थोड़ा डिस्कस करेंगे बाद में, जहां पर ये कैसे एमर्ज हुई वो समझेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं लिबर जो वर्ड है, ये लिबर वर्ड आया है लैटिन वर्ड से, जिसका मीनिंग होता है फ्री। ठीक है, अब ये क्या फ्रीडम चाहते थी जो न्यू मिडिल क्लास थी, वो चाहती थी फ्रीडम फॉर इंडिविजुअल, लोगों की इंडिविजुअल की फ्रीडम चाहती थी, एंड इक्वलिटी बिफोर लॉ, और कानून सबके लिए एक होना चाहिए। ये दो उनकी डिमांड थी लिबरलिज्म के अंदर। अब ये जो फ्रीडम फॉर इंडिविजुअल एंड इक्वलिटी बिफोर लॉ है, इसके अंदर एक चीज नहीं थी, वो थी यूनिवर्सल सफरेज। ये बात याद रखना, यूनिवर्सल सफरेज मतलब वो ये नहीं चाहते थे कि विमेन और जो मैन विदाउट एनी प्रॉपर्टी इलेक्शन के अंदर पार्ट ले या वोट दे सके, ये वो नहीं चाहते थे। ठीक है, इसमें सिर्फ प्रॉपर्टी ओइंग मैन जो थे वो इलेक्शन में वोट दे सकते थे या खड़े हो सकते थे, यही वो चाहते थे। इसके बाद में थर्ड, अब इसके दो एस्पेक्ट्स है, एक इसका पॉलिटिकल एस्पेक्ट और एक इसका इकोनॉमिक एस्पेक्ट। पॉलिटिकल एस्पेक्ट ये क्या वो चाहते थे मिडिल क्लास के लोग, पहला एंड ऑफ ऑटोक्रेसी एंड क्लेरिकल प्रिविलेजेस, ये दोनों चीजें खत्म हो जानी चाहिए। ऑटोक्रेसी मतलब जो राजा का निरंकुश शासन है, अनकंट्रोल्ड शासन जो है वो खत्म होना चाहिए, एंड क्लेरिकल प्रिविलेजेस जो अरिस्टोक्रेसी क्लास को क्लेरिकल प्रिविलेजेस मिलते थे, जो फायदे मिलते थे, उस वो सब बंद होने चाहिए। दूसरी इनकी पॉलिटिकल डिमांड थी एक कॉन्स्टिट्यूशन होना चाहिए देश के लिए। तीसरी इनकी पॉलिटिकल डिमांड थी एक रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट, मतलब गवर्नमेंट के अंदर उनका रिप्रेजेंट होना चाहिए, उनके कुछ होने चाहिए लोग। एंड फोर्थ पॉइंट था इनवायलेबिलिटी ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी, और जो प्राइवेट प्रॉपर्टी है उसकी इनवायलेबिलिटी, इसका मतलब होता है उस पे कब्जा नहीं हो सकना चाहिए अरिस्टोक्रेसी क्लास का। क्योंकि पहले क्या होता था, अरिस्टोक्रेसी क्लास को बहुत सारे प्रिविलेजेस मिले हुए थे, जिसके अंदर वो प्रॉपर्टी वगैरह को किसी को भी हत्या सकते थे। तो ये चीजें जो मिडिल क्लास थी वो नहीं चाहती थी। ये तो थे इसका पॉलिटिकल एस्पेक्ट। अब देखते हैं इसका इकोनॉमिक एस्पेक्ट, जो सबसे इनकी स्ट्रॉन्ग फीलिंग थी, इकोनॉमिक एस्पेक्ट थी। उसमें क्या चाहते थे, पहला फ्रीडम ऑफ मार्केट, कि भाई मार्केट में हमें फ्रीली ट्रेड करने का मौका दिया जाना चाहिए। एंड दूसरा था अबोलिशन ऑफ स्टेट इम्पोज्ड रेस्ट्रिक्शंस ऑन मूवमेंट्स ऑफ गुड्स एंड कैपिटल। स्टेट ने अलग अलग राज्यों में बटा हुआ था यूरोप, आप जानते ही हो, और हर जगह अलग अलग किंगडम थे, अलग अलग राजा थे। अब उन राजाओं की अलग अलग करेंसी थी, अलग अलग उनके कस्टम बैरियर्स थे। तो इसकी वजह से जो उनका रेस्ट्रिक्शंस, हर राज्य का अलग अलग रेस्ट्रिक्शंस होता था कोई भी गुड्स या कैपिटल के मूवमेंट पे। तो ये जो मिडिल क्लास थी वो बहुत इसकी वजह से दुखी हो गई थी, पजल्ड हो गए थे वो लोग कि ये कैसे हम कोई व्यापार करें। इसका एक छोटा सा एग्जांपल आपकी बुक में दिया हुआ है उनकी पजलनेस को दिखाने के बारे में। 1833 में अगर कोई मर्चेंट जर्मन स्पीकिंग रीजन के जो दो एरियाज है, जैसे हैम्बर्ग से लेकर न्यूरमबर्ग, अगर कोई मर्चेंट अपने गुड्स लेके जाए हैम्बर्ग से लेकर न्यूरमबर्ग तक, तो उसको 11 तो कस्टम बैरियर्स पार करने पड़ेंगे, और हर कस्टम बैरियर पे 5% टैक्स देना पड़ेगा। ठीक है, तो कितनी कॉस्ट बढ़ जाती है किसी भी गुड्स की, कि 11 कस्टम बैरियर पार करे और 5% कस्टम टैक्स हर जगह देते रहना पड़े। ठीक है, और इसका कस्टम टैक्स जो वो किस पे लागू, कैसे कैलकुलेट करते थे, वो कैलकुलेट करते थे या तो वेट के ऊपर या मेजरमेंट के ऊपर। जैसे अगर कोई गेहूं की बोरी या ऐसे वजन वाली चीज है तो उसको तो वेट कर लेते थे, और कोई नापने वाली चीज है उसका मेजरमेंट कर लेते थे, जैसे कोई कपड़ा वगैरह हो गया। तो एक और एग्जाम्पल दिया हुआ है एक कपड़े का। तो इस कपड़े का जैसे आजकल तो हम यूनिट है कपड़े की, आप जानते हो मीटर, 1 मीटर में आप कपड़ा नापते हो। 1 मीटर की साइज अगर ये है तो इतना ही आपको कपड़ा ऑल ओवर इंडिया में कहीं पे भी 1 मीटर यही मिलेगा। ठीक है, अब उस वक्त जो था वो यूनिट थी इले, कपड़े की यूनिट थी इले। अच्छा, अब इसका मेजरमेंट हर जगह अलग अलग, कैसे, जैसे इसका मेजरमेंट अगर आप देखो फ्रैंकफर्ट में इसका मेजरमेंट था 54.7 सेंटीमीटर। मेंस, अगर आप मेंस में चले जाओ तो वहां पर इसका था 55.1 सेंटीमीटर। और अगर आप न्यूरमबर्ग पहुंच जाओ तो न्यूरमबर्ग के अंदर इसी कपड़े का मेजरमेंट है
65.6 सेंटीमीटर। ये डिफरेंसेस है। मतलब अगर 1 मीटर आप कपड़ा लेने जाओ तो ये 1 मीटर फ्रैंकफर्ट में तो 54.7 सेंटीमीटर मिलेगा, मेंज में चल जाओ तो 55 मिलेगा, और यहाँ न्यूरमबर्ग पहुंच जाओ तो 65 मिलेगा। तो कैसे कोई बिजनेस करे इसके अंदर? इसलिए वो न्यू मिडिल क्लास जो थी वो बहुत परेशान हो गई थी, और उनको ये टॉपिक लिबरल नेशनलिज्म चाहिए था। उनको यही था कि हमें लिबरल नेशनलिज्म दे, मतलब उदारवादी राष्ट्रवादी था। पूरी तरीके से वो फ्रीडम नहीं चाहते थे कि राजा अपना राज करे, ठीक है, सब कुछ हो, बट इसके साथ साथ हमें ये लिबर्टी प्रोवाइड की जानी चाहिए। ठीक है, अब इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए एक छोटा सा स्टेप उठाया था, वो उठाया था प्रशिया ने, जिसके अंदर एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बनता है आपका ज़ोल्वेरिन नाम से, जो ये क्वेश्चन। तो अब ये इसकी बात कर लेते हैं। ज़ोल्वेरिन क्लब बनाया था इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, और ये स्टेप उठाया था प्रशिया ने। तो प्रशिया ने 1834 के अंदर, तो याद रखना आप, ज़ोल्वेरिन क्लब का बना 1834 के अंदर, एक कस्टम यूनियन बनाया जिसको बहुत सारे जर्मन स्टेट्स ने ज्वाइन कर लिया था। और इसने क्या कर दिया, इसके अंदर ज़ोल्वेरिन कस्टम यूनियन के अंदर इन्होंने अबोलिश कर दिए ट्रेड बैरियर्स को, जितने भी जो ट्रेड बैरियर्स थे उन सबको अबोलिश किया। और दूसरे में जो करेंसीज थी, उन करेंसीज की जो 30 तरह की करेंसी चलती थी, उस 30 की करेंसी को सिर्फ 2 करेंसी के ऊपर लेकर आए। तो ये एक छोटा सा सॉल्यूशन किया था प्रशिया ने। तो इसमें ये बात ध्यान रखने वाली इतनी है कि ज़ोल्वेरिन क्लब किसने फॉर्म किया, प्रशिया ने। कब किया, 1834 के अंदर। और इसके अंदर हुआ क्या था, इसके अंदर हुआ ये था कि दे अबोलिश द कस्टम बैरियर्स एंड रिड्यूस द नंबर ऑफ करेंसीज फ्रॉम 30 to 2। ठीक है, तो ये 2 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हमने डिस्कस कर लिए जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। अब डिस्कस करते हैं अरिस्टोक्रेसी क्लास के बारे में, और ये जो न्यू मिडिल क्लास आई कहां से, इसके बारे में डिस्कस करते हैं। अब हम देखते हैं अरिस्टोक्रेसी क्लास के बारे में। अरिस्टोक्रेसी क्लास कैसी थी, वहां पे सोशली एंड पॉलिटिकली डोमिनेंट, सोशली और पॉलिटिकली डोमिनेंट क्लास थी, प्रभुत्व था उनका, थे माइनॉरिटी में बट डोमिनेंट थी। ओन स्टेट्स इन द कंट्री साइड, कंट्री साइड मतलब गांवों की तरफ उनके बड़े बड़े स्टेट्स थे जहां पे पीजेंट्स, उनके लिए किसान काम करते थे, एंड टाउन हाउसेस, और शहरों में उनके बड़े बड़े मकान थे। दे स्पोक फ्रेंच फॉर डिप्लोमेटिक पर्पस, ये लोग फ्रेंच भाषा का यूज करते थे डिप्लोमेसी के लिए, मतलब अगर कोई राजनीतिक बात पर्पस के लिए कोई बात करनी है तो ये फ्रेंच भाषा का इस्तेमाल करते थे, अदरवाइज इनकी लैंग्वेजेस अलग अलग डिफरेंट थी। हैड स्पेशल प्रिविलेजेस, उनको बहुत सारे प्रिविलेजेस, फायदे मिलते थे, जैसे टैक्स बेनिफिट था, रिसोर्सेज के ऊपर उनका ही कब्जा था। फैमिलीज वेर यूनाइटेड बाय टाइज ऑफ मैरिज, और इनकी जो फैमिलीज थी ये आपस में कैसे जुड़ी होती थी, बाय टाइज ऑफ मैरिज। जैसे आप जानते हो एक राजा का दूसरे राजा के साथ रिश्ता कैसे होता था, जैसे उन्होंने अपनी बेटी यहाँ पे दे दी या उनके बेटे की शादी यहाँ हो गई, तो ऐसे करके जो घराने आपस में जुड़ते थे, वैसे ही ये सिस्टम था। तो उनकी फैमिलीज यूनाइटेड थी बाय द टाइज ऑफ मैरिज। अब इसके अलावा एक जो क्लास थी मेजोरिटी में और जिसके पास बिल्कुल कुछ भी पावर्स नहीं थे, वो थी पीजेंट क्लास। तो पीजेंट क्लास थी, तो ये 2 ही क्लासेस थी। अब एक न्यू क्लास आई जिसको हम बोल रहे हैं न्यू मिडिल क्लास। ये न्यू मिडिल क्लास कब आई, तो आप जानते हो इंडस्ट्रियलाइजेशन, इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ था सबसे पहले इंग्लैंड के अंदर। और इंग्लैंड के अंदर ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से देखना, अगर जो आपको पूछे कि इंग्लैंड में इंडस्ट्रियलाइजेशन कब स्टार्ट हुआ था, इन द सेकेंड हाफ ऑफ 18th सेंचुरी। और उसके बाद फ्रांस, जर्मनी, यहाँ पे सब में 19th सेंचुरी के आसपास इंडस्ट्रियलाइजेशन स्टार्ट हो गया। अब इस इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से एक न्यू मिडिल क्लास का जन्म हुआ, जो बार बार मैं बताए जा रहा हूँ। ये न्यू मिडिल क्लास के अंदर थे कौन कौन, ट्रेडर्स, बिजनेसमैन, इंडस्ट्रियलिस्ट, वर्किंग क्लास पीपल, प्रोफेशनल्स। प्रोफेशनल्स का मतलब होता है जो टीचर्स हो गए, लॉयर्स हो गए। तो ये एक तरह से न्यू मिडिल क्लास का जन्म हुआ, और इस न्यू मिडिल क्लास की डिमांड थी लिबरल नेशनलिज्म। तो आई होप सो ये टॉपिक आपको अच्छे से समझ में आया होगा कि लिबरल नेशनलिज्म क्या होता है और किसके लिए था ये। ठीक है, इससे कई बार क्वेश्चन आ चुका है, जैसे मैं बता चुका हूं। तो प्लीज इस टॉपिक को अच्छे से समझिएगा। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग।